नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम साइबर अलर्ट में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत करते हैं। और डिजिटल भारत में हमें कुछ शॉपिंग करनी हो या कहीं बुकिंग करनी हो या फिर किसी से पैसे का लेन देन करना हो तो परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि फोन और लैपटॉप पर एक टैब से ही सब कुछ आसानी से घर बैठे हो जाता है। हालांकि यह दिखने में जितना आसान लग रहा है उतना ही खतरनाक भी साबित हो सकता है। डिजिटल भारत के कॉन्सेप्ट के बाद से देश में ऑनलाइन ठग यानी कि साइबर क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जहां ऑनलाइन जालसाजों को पता है कि किसी भी व्यक्ति को किस तरह से लुभाकर वो पैसे ऐड सकते हैं या किस तरह से लोगों की निजी जानकारी हासिल करके उसका गलत फायदा भी उठा सकते हैं। आज के समय में डिजिटल ठग अपने चरम पर पहुंचा हुआ है और आपकी एक जरा सी चूक का फायदा उठाकर साइबर ठग आपको कंगाल कर सकते हैं। इन ठगों के पास कई अलग अलग पैटर्न होते हैं जिससे कि ये किसी को भी कंगाल कर सकते हैं और हम आपको साइबर क्राइम से जुड़े हर एक सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे जिससे आप अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन हम सबसे पहले रुक करेंगे कि इस हफ्ते की क्या कुछ अहम खबरें रही है साइबर क्राइम से जुड़ी। इसलिए सबसे पहले हम आपको सोनीपत से बताएंगे, जहां सोनीपत के गोहाना रोड स्थित अशोक विहार की गली नंबर 1 में जो निवासी है वो सेना निवृत्त फौजी है। उनको झांसे में लेकर साइबर ठग ने उनसे 2,29,000 रुपए ठग लिए। जी हाँ, साइबर ठग ने उनका दोस्त बनकर 12 अंक के इंटरनेट नंबर से कॉल की सबसे पहले और दूसरे दोस्त की मां बीमार होने का बहाना बनाकर उनसे अलग अलग खातों में रुपए डलवा लिए। तो पीड़ित सेवानिवृत्त फौजी ने एक दिन बाद अपने दोस्त को कॉल करके बातचीत की, तब ठगी का पता लगा, जिस पर आपको बता दें कि सिटी थाने पुलिस को अवगत करा दिया गया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और जांच पड़ताल की जा रही है। तो वहीं दूसरा मामला जो सामने आया था वो था उत्तराखंड से, जहां साइबर ठगों ने एक नया तरीका अपनाते हुए शुभ चिंतक बनकर पैसे लूटे। जी हाँ, शुभ चिंतक बनकर ये बड़ी ठगी की है, जहां ठगों ने हल्द्वानी जेल में बंद आरोपित के भाई को फोन करके 10,000 रुपए का चूना लगाया। साइबर ठग ने व्यक्ति को मनगढ़ंत कहानी बताते हुए उससे 10,000 रुपए लूट लिए। दरअसल आपको बता दें कि क्या हुआ, काशीपुर के मुख्य बाजार में रहने वाले एक व्यक्ति ने अपर पुलिस अधीक्षक अभय सिंह को दी गई तहरीर में ये बताया कि उनका भाई किसी अपराध में हल्द्वानी जेल में बंद है। उनके पास बुधवार को एक फोन आता है और उसके जरिए कॉल करने वाला व्यक्ति ने उसे बताया कि उसके भाई को जेल में गंभीर चोटें आई हैं और उसके सिर से बहुत ज्यादा खून भी बह रहा है, जिसलिए उसके इलाज के लिए भी 10,000 रुपए की जरूरत है। ऐसे में व्यक्ति ने घबरा कर उसे 10,000 रुपए फोन पर भेज दिए। जब उसने जेल प्रशासन से संपर्क साधा, इस बारे में बातचीत की, तो जेल प्रशासन ने बताया कि ऐसी कोई भी घटना जेल में नहीं हुई है और इसके बाद उसको गड़बड़ी का एहसास हुआ और उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करते हुए मामले की गहराई से जांच पड़ताल शुरू कर दी। तो अब साइबर ठग लगातार अलग अलग तरह के ट्रिक्स को अपनाते हैं साइबर ठगी को अंजाम देने के लिए, जिससे कि आपको पता नहीं चलता है कि कब आप साइबर ठगी का शिकार हो गए। फिलहाल इन्हीं सभी मामलों को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान पैनल पर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अमित दुबे जी, जो कि साइबर एक्सपर्ट है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो वहीं मनीष कुमार सिंह जी, अधिवक्ता है दिल्ली हाईकोर्ट के, और हम गहनता से चर्चा करेंगे उस मुद्दे को लेकर। आप दोनों खास मेहमानों का JK 24/7 न्यूज में बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम आएंगे अमित दुबे जी के पास। अमित जी, देखिए, आप साइबर ठग इतने ज्यादा यहाँ पर एक्टिव हो गए कि वो नई नई तकनीकों के जरिए साइबर ठगी को अंजाम दे रहे हैं। या तो वो आपके शुभचिंतक बन जा रहे हैं या फिर कुछ ऐसा आपको झांसा देते हैं कि जिससे आप उनके झांसे में आसानी से फंस जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, वर्चुअल वर्ल्ड पर किसी पर भी भरोसा करना बिना किसी वेरिफिकेशन के बहुत खतरनाक हो जाता है। और जो इंसान की नेचुरल फितरत है कि हम किसी को मुसीबत में देखकर कई सारी चीजें इग्नोर कर देते हैं और उसके बाद उसकी हेल्प करना चाहते हैं, तो ये जो मानसिक हमारी स्थिति होती है उस समय, वो ये ध्यान नहीं देती कि इस व्यक्ति को किसी और चैनल पर भी वेरीफाई कर लिया जाए। तो चाहे फेसबुक पर पैसा मांग लें या व्हाट्सएप पर पैसा मांग लें, किसी भी दोस्त के नाम पर या हमारे रिश्तेदारों के नाम पर कि वो मुसीबत में है, हॉस्पिटल में है, एक्सीडेंट हो गया है, अर्जेंट पैसा चाहिए, तो आप दे देते हो। यही साइबर ठग इस्तेमाल कर रहे हैं। और या फिर आपकी का हितैषी बनकर, जैसा कि आपने कहा कि हम आपकी कुछ मदद कर रहे हैं और ऐसा है और वैसा है, और उस चक्कर में भी लोग ट्रैप होते हैं।
तो जितने भी साइबर क्राइम हो रहे हैं उसमें जो एक कॉमन चीज है वो यही है कि आप किसी पर भरोसा करते हो और उस वजह से आप पैसे ट्रांसफर करते हो। इसमें जो पॉजिटिव चीज है वो ये है कि आपका व्हाट्सएप, आपका गूगल पे, आपका पेटीएम ये हैक नहीं हो रहा है। हैक होकर पैसा नहीं जा रहा है, आप खुद पैसा दे रहे हो क्योंकि आप किसी पर भरोसा कर रहे हो। तो अब जहां फिक्स करने की जरूरत है इस चीज को कि आपको जीरो ट्रस्ट पर खेलना होगा। हम इस चीज को बोलते हैं जीरो ट्रस्ट मॉडल। आपको ऑनलाइन वर्ल्ड में किसी पे भी सीधे सीधे भरोसा नहीं करना है। आपको हमेशा किसी दूसरे चैनल से उसको वेरीफाई जरूर करना है, चाहे वो कितना अर्जेंसी दिखाए, चाहे वो कितना क्रिटिकल हो, क्योंकि वही अर्जेंसी, वही क्रिटिकलनेस में आप ट्रैप हो जाते हो। तो आपने तसल्ली से किसी दूसरे कॉल नंबर पर उसको कॉल करके वेरीफाई कर लीजिए कि भाई आप ही है, नहीं है। और अननोन अकाउंट में पैसा क्यों मांग रहा है वो, आप किसी भी नए अकाउंट में पैसा क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं। आपके पास उसका पुराना डिटेल भी होते हैं, मोबाइल नंबर भी होते हैं, तो नए नंबर से कर रहा है। तो जब तक आप पूरी तरह जांच पड़ताल ना कर लें, पैसा तो कभी ट्रांसफर ना करें, चाहे वो छोटा अमाउंट हो चाहे बड़ा अमाउंट हो, बिना वेरिफिकेशन के करना अल्टीमेटली आपके लिए आप ट्रैप हो जाएंगे, फंस जाएंगे और पैसा वापस नहीं आता है। आप भी जानते हैं कि ये चीजें ऐसी हैं कि यदि इसमें इन्वेस्टिगेशन किया जाए तो जब आप पता करते हैं कि अकाउंट नंबर तो वो किसी ऐसे व्यक्ति के नाम पर होता है जिसको पता ही नहीं कि उसके नाम पर अकाउंट है। फोन नंबर जहां से कॉल आया था वो किसी ऐसे व्यक्ति के नाम पर होता है जो उड़ीसा का किसान है, उसको नहीं पता कि उसके नाम पर सिम कार्ड चल रहा है। तो इस चक्कर में जो क्रिमिनल है उस तक पहुंचने में बहुत वक्त लग जाता है, क्योंकि ना तो वो अकाउंट उसके नाम पर है, ना सिम कार्ड उसके नाम पर है, और जगह भी वो ऐसी चूज कर लेता है जो बैठ के खेतों के बीच से कॉल कर रहा है। यदि पुलिस लोकेशन पर भी जाती है तो वहां पे भी नहीं मिलते। तो इस वजह से, और पैसा तुरंत विड्रॉ हो जाता है, क्या एटीएम के थ्रू विड्रॉ कर लेंगे या उससे अमेजन गिफ्ट कार्ड खरीद लेंगे या उससे कोई क्रिप्टो करेंसी खरीद लिया। तो उस वजह से क्या होता है कि पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो मेरी सलाह यही होगी कि ऐसे में जीरो ट्रस्ट मॉडल फॉलो करें, किसी भी व्यक्ति पर तुरंत भरोसा ना करें यदि वो किसी ऑनलाइन चैनल के माध्यम से आपसे कोई भी हेल्प मांग रहा है या संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, मनीष जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि अधिवक्ता है दिल्ली हाई कोर्ट के, क्योंकि अब दिल्ली हो या फिर मनीष जी देखिए पूरे देश भर में इनका जो नेटवर्क है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं लॉस की कमी के चलते हम इन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, या फिर क्या कुछ कारण सामने आ रहे हैं कि हम साइबर अपराध इतने चरम पर बढ़ रहा है उसको रोक नहीं पा रहे हैं। देखिए जया जी, ये जो साइबर क्राइम है ये सबसे बड़ा वेल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है इस वक्त पूरी दुनिया में जी। दूसरी बात, हमने साइबर सेल्स बना दिए हैं, साइबर सेल पुलिस को बना दिए हैं, परंतु उनके पास वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट नहीं है या वो उनके पास वो इन्वेस्टिगेशन करने की टेक्निक नहीं है जिससे वो इसको पकड़ सके। तो जैसे अमित दुबे जी बात कर रहे थे, लास्ट ईयर 2020 से लेकर 2021 तक लगभग 9 लाख साइबर क्राइम रजिस्टर्ड हुए थे एज पर द नेशनल क्राइम ब्यूरो। परंतु उसमें से ये देखिए, जब 9 लाख जो क्राइम है वो रजिस्टर्ड हुए तो कितना बड़ा ये नेटवर्क है जिससे साइबर क्राइम चल रहा है। दूसरी बात, इस तरह साइबर सेल्स बना दिए गए हैं परंतु इन्वेस्टिगेशन के नाम पर कुछ भी पुलिस के पास कोई ऐसी तकनीक नहीं है जिससे उसको ढूंढा जाए, या इन्वेस्टिगेशन अभी इसी चरम पर है कि उनके पास कोई टेक्निक नहीं है जिसको ढूंढा जा सके। क्योंकि ये एक साइबर क्राइम का मामला है, इसमें एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए, एक्सपर्ट व्यक्ति चाहिए जो इंटरनेट से एक्सपर्ट हो, कंप्यूटराइज में एक्सपर्ट हो। तो इस तरह की इसलिए क्योंकि वेल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, लोगों के पकड़ जाने की संभावना बहुत कम है, इन्वेस्टिगेशन जीरो है। आप अगर कोई पकड़ा भी जाता है तो वो बिना सबूत की यहाँ पे छूट जाता है। तो इसलिए ये क्राइम बढ़ता जा रहा है, इसको रोकने की जरूरत है। अभी सिर्फ व्यक्तियों के पास एक ही साधन है कि अपने आप को वो सावधानी रखें, सिर्फ इसी तरीके से बचा जा सकता है, वरना पुलिस के पास कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन टेक्निक नहीं है जिससे वो इसको वेल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को तहकीकात करें या इन्वेस्टिगेट करें अच्छी तरीके से। बिल्कुल मनीष जी, क्योंकि अब जब तक यहाँ पर तहकीकात नहीं की जाती है और उन साइबर ठगों की जड़ तक नहीं पहुंचा जा सकता है तब तक इसको खत्म करना काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अगर हम बात करें अमित दुबे जी कि इस समय अभी रिसेंटली किस तरह के सबसे ज्यादा साइबर ठग के मामले दर्ज किए जा रहे हैं, क्योंकि हर बार एक नई ट्रिक के साथ सामने आता है साइबर ठग। बिल्कुल, देखिए ये लोग हर दिन अपनी मोडस ऑपरेंडीज बदल रहे हैं। कई बार आप गूगल पर सर्च करते हैं कि मुझे चीप टैक्सी सर्विस चाहिए, उस पर आप लुट जाते हैं। कई बार आप ऐसे भी गर्मी की छुट्टियां आ रही हैं, लोग होटल्स बुक कर रहे हैं, वहां लुट जाते हैं। कई बार आप टूरिस्ट पैकेज बुक कर रहे हैं, एयर टिकट बुक कर लिया किसी फर्जी वेबसाइट के थ्रू। तो ऐसे हर चीज जो आप ऑनलाइन करना चाह रहे हैं, चाहे होटल के रूम बुक कर लिए, वहां पहुंचे, वहां
आपकी बुकिंग ही नहीं है, आपने पैसा गलत अकाउंट में डाल दिया था। तो ऐसे कोई भी माध्यम जो आप ऑनलाइन यूज कर रहे हैं उससे आप लुट सकते हैं यदि आपने प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं किया है, क्योंकि लुक अलाइक वेबसाइट बनी हुई है, बड़े बड़े होटल्स की सिमिलर वेबसाइट बनी हुई है और उन पर लोग लुट रहे हैं। तो ये चीज इतना हद तक बढ़ चुकी है कि आप कोई एक चीज में बता दूं कि आप ऐसा ना करें, उससे सॉल्व नहीं होगा। जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि आप गूगल पर आप छोटा सा पिज्जा खरीदने के लिए भी जाएंगे, वहां लुट जाएंगे। आप कोई भी ऐसी चीज जो सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं ऑनलाइन, वहां आपको जो सर्च में सबसे पहले दिखाई देगा वो फ्रॉडस्टर्स के लिंक दिखाई देंगे, और वही वहां आप कॉल करोगे वो आपसे पैसा ले लेंगे और उसके बाद वो सर्विस आपको नहीं मिलेगी। फर्जी ई कॉमर्स पोर्टल्स चल रहे हैं जहां पर आप डिस्काउंटेड चीजें खरीदेंगे। जैसे लगातार अभी आप देखेंगे गर्मी में सेल्स शुरू हो जाती हैं, लोग गूगल करते हैं, जो स्टार्टिंग में साइट्स आती हैं वो फर्जी होती हैं। तो इन सब चीजों के थ्रू जो भी हम डे टू डे दिनचर्या की चीजें जो हम कर रहे हैं, कहीं पर भी लोग लुट रहे हैं। पहली चीज तो ये। अब इसको बचें कैसे? आप जब भी कोई सर्च करके कोई वेबसाइट पर पहुंचते हैं तो मेरी एक सलाह होगी कि आप जरूर ये देखें कि वो वेबसाइट स्टार्ट कब हुई। यदि वो वेबसाइट 15 दिन 1 महीने पुरानी स्टार्ट हुई है तो उस पर कुछ भी ना करें, बिल्कुल ना करें, क्योंकि वो फ्रॉडस्टर्स की वेबसाइट होती है। वो लोग हमेशा नई वेबसाइट बनाते हैं, 2-3 महीने लोगों को लूटते हैं, फिर वो वेबसाइट डाउन हो जाती है जब तक पुलिस को पता पड़ता है या गवर्नमेंट को पता पड़ता है। फिर वो नई वेबसाइट बना लेते हैं, फिर वो उस नाम से लूटने लगते हैं। तो उनका जो टोटल ड्यूरेशन होता है जिस दौरान वो एक्टिव रहते हैं वो 2-3 महीने से ज्यादा नहीं होता। आप इसको चेक कैसे करें कि वेबसाइट कितनी पुरानी? तो उसके लिए आप गूगल पर एक वेबसाइट है whois.domaintools.com, whois.domaintools.com पर जाएं और उस पर अपनी जो भी वेबसाइट आपको मिली है या जो SMS पे या कहीं पे भी आई है, आपको चेक करनी है कि चाहे वो RTO की वेबसाइट हो, चाहे वो पासपोर्ट ऑफिस की हो, चाहे वो गवर्नमेंट के किसी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की हो। आप उस पर डाल दें, उसको सर्च करेंगे तो वो आपको बता देगा कि वेबसाइट कब क्रिएट की गई, कितनी पुरानी है, कौन इसका ओनर है, कहाँ होस्टेड है। ये सारी डिटेल्स whois.domaintools.com पे मिल जाती है। थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा होगा पर बहुत जरूरी है जानकारी, क्योंकि इससे आप 99% तो बच ही जाएंगे। मतलब वहां पे देखा, आपने देखा 2 हफ्ते पहले बनी है तो आपने तुरंत अलर्ट हो जाना है कि भाई इस पर भरोसा नहीं करना है जी। इतना जरूर करें, क्योंकि मोडस ऑपरेंडी बदलेगी। मैं आज नहीं कह सकता कि आज कोई और तरीके से लूट रहे हैं, कल कोई और दूसरा लिंक भेजेंगे, डरा के लूट लेंगे कि भाई आपका रोड ट्रैफिक का चालान कटा हुआ है और आपका 20,000 का चालान है, आप धरिए नहीं तो गाड़ी उठा लेंगे आपकी। कोई भी आपको धमकी आ जाएगी, या आपका पुलिस में कोई चालान कट गया, या आपका पासपोर्ट ब्लॉक किया जा रहा है, आपको किसी भी माध्यम से एक लिंक भेज के लूटा जा सकता है। तो जितनी चीजें पॉसिबल हैं, चाहे वो हेल्थ केयर की हो, लॉजिस्टिक्स की हो, स्कूल की हो, बच्चे की हो, एंटरटेनमेंट की हो, OTT प्लेटफॉर्म की हो, आपको हमेशा वेरीफाई करना है कि जो लिंक मैं यूज कर रहा हूँ ये कब क्रिएट हुआ और क्या ये ऑथेंटिक है या नहीं। बिल्कुल, क्योंकि अब जिस तरह से देखा जाए मामले लगातार गंभीर, और इस समय एक मामला और सामने आया है मनीष जी, क्योंकि इसमें एक महिला जो कि पेशे से डॉक्टर है उसके साथ स्काइप कॉल के जरिए ठगी हो जाती है और करीब करीब 4 लाख की ये ठगी होती है। तो काफी बड़ा अमाउंट है जिसकी ठगी हो जाती है, और इस तरह से एक नहीं कई मामले लगातार सामने आए, क्योंकि उसको झूठे कॉल के जरिए फंसाया गया कि आपका एक पार्सल रिसीव हुआ, उसमें आपका पासपोर्ट, जूते, MDMA तमाम चीजें बताई, जिसके चलते आपका ये पार्सल जब्त कर लिया गया। उससे पहले कुछ पैसे देने की बात कही गई, फिर ये डिमांड लगातार बढ़ाई गई। देखिए, जैसा मैंने आपसे भी कहा था कि जैसा भी दुबे जी बात कर रहे थे कि आपको स्वयं सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि अभी ऐसा कोई हमारे देश के पास या हमारी पुलिस के पास अभी साइबर क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करने की ऐसी अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है। दूसरी बात, आप सबसे पहले ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करने से बचें। अगर आपको मान लीजिए कोई सामान ऑनलाइन वेबसाइट से या किसी चीज से मंगाना है तो आप तो ये ऑप्शन रखें, कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन ज्यादा रखें। लिंक पर सबसे ज्यादा जो ठगी होती है वो लिंक से होती है कि आपको कोई लिंक दिया, उस पर आपने क्लिक किया, देयर आफ्टर एक OTP आएगा और आपके पैसे गायब। तो सबसे पहले सतर्कता, इस अभी ये जो समय चल रहा है, सतर्कता ही एकमात्र सहारा है जिससे आपको इस ठगी से बचा जा सकता है। अगर जहां सतर्कता नहीं होगी वहां। लेकिन मनीष जी, आजकल तो यही चल रहा है ना, कैशलेस कैशलेस कैशलेस। हर जगह आप जाएं तो मोस्टली लोगों के पास ही कैश आपको दिखता है। सभी ऑनलाइन पेमेंट का ज्यादातर यूज कर रहे हैं और कैश रखना ज्यादा कोई प्रेफर भी नहीं करता है। देखिए, उस तरह के ऑप्शंस में भी कंपनी जो आजकल बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे वो अमेजन हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो, चाहे मिंत्रा हो, वो क्या करते हैं कि आप कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, वो आपको सामान देंगे और आपसे वो एक OTP
जब आपको सामान रिसीव हो जाएगा, जब एक वो ओटीपी देंगे और आप उसके जो आपका सामान लेके आया है व्यक्ति, उसको आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ऑनलाइन पैसे उसको वहां दे सकते हैं। तो आप अगर आप कहेंगे कि हमारा फलाना सामान उस कस्टमर अधिकारी ने पकड़ लिया या आपका पासपोर्ट ब्लॉक होने वाला है, तो आप स्वयं जाकर उस ऑफिस में एक कंफर्म करें पहले कि ऐसा हुआ है या नहीं, जब भी आप इस क्राइम से बच सकते। सावधानी ही इस क्राइम से बचने के अभी तक का एक वो है, क्योंकि इसमें जो है अभी पुलिस के पास ऐसी टेक्निक्स नहीं है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स नहीं है जो इस क्राइम को खंगालें और इन्वेस्टिगेट करें। आप पिछली बार भी देखेंगे आपने कितनी शिकायतें करी और पुलिस नाकाम है चोरों को पकड़ने के लिए या जो क्राइम कर रहे हैं उनको पकड़ने के लिए। इसका जवाब हम अमित दुबे जी से ले लेते हैं। अमित जी, क्या कुछ परेशानियां, क्या कुछ यहाँ पर बड़े कारण ऐसे सामने आ रहे हैं जो हम इन साइबर ठगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं कि हम नहीं पहुंच सकते या हम उन्हें नहीं पकड़ सकते। हर तरह के साइबर क्राइम्स में हम क्रिमिनल को पकड़ सकते हैं, पकड़ते भी हैं, बहुत सारे हमने सॉल्व भी किए हैं, पैसे भी वापस आए हैं। समस्या है बहुत ज्यादा साइबर क्राइम होने की। 5000 से ज्यादा क्राइम हर दिन रिपोर्ट होता है गृह मंत्रालय के पोर्टल पर, जो www.cybercrime.gov.in पोर्टल है, जहां पर आप कोई भी इंडिया भर में कहीं से भी साइबर क्राइम की रिपोर्ट कर सकते हैं। वहां पर 5000 कंप्लेंट ऑलमोस्ट हर दिन आ रही है, विच इज 1.5 लाख कंप्लेंट एक महीने में हो जाती है। साल भर का आप देखेंगे तो अभी बता रहे थे वकील साहब की 9 लाख थी लास्ट ईयर, अभी 18 लाख हो जाएंगे। तो इस तेजी से बढ़ रहा है, उस हिसाब से कैपेसिटी बिल्ड नहीं हो रही, उस हिसाब से पुलिस वालों की जो साइबर सेल में लोग हैं या जो नॉलेज है, उस हिसाब से तेजी से ग्रोथ डेफिनेटली नहीं कर सकती। और ये बिल्कुल एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, इतना तेजी से बढ़ रहा है कि अब आपके पास पिछला केस अभी सॉल्व नहीं हुआ है और अगले 10,000 केस आ जाते हैं। तो ये जो लोड हो जाता है उस वजह से प्रायोरिटीज नहीं हो पाती, हर केस में उतना डीप इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाता और क्रिमिनल को उसका फायदा मिलता है। क्रिमिनल को लगता है कि पुलिस तो हमको पकड़ नहीं रही है, तो पुलिस के पास टाइम लिमिटेड है और उसको केस बहुत सारे हैं। तो ये एक चैलेंज है। जब वो बिल्कुल कहीं ना कहीं बड़ा चैलेंज मान सकते हैं, क्योंकि आज का जो यूथ है, जो युवा है, वो कोई डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, तमाम इन फील्ड में पीछे भाग रहे हैं। लेकिन जो ये हमारी साइबर से रिलेटेड फील्ड है, इसमें इतनी जागरूकता नहीं है और युवा को अपना करियर इसमें ज्यादा नहीं दिख रहा है। क्या इस वजह से नहीं चूज करते हैं? लोगों को पता नहीं है। देखिए, सर्टिफिकेशन कोर्स कई सारे शुरू हो गए, पुलिस हायरिंग भी बहुत अच्छी कर रही है, प्राइवेट कंसल्टेंट भी हायर किए जा रहे हैं। और मैं यहाँ ओपन आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि एक साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर को जब पुलिस यूज करती है तो जो सैलरीज हैं वो 1.5 से 2.5 लाख रुपए पर मंथ तक की सैलरीज भी ऑफर कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि सैलरीज अच्छी नहीं है या अपॉर्चुनिटीज नहीं है। पुलिस भी हायर करती है, कॉर्पोरेट्स भी हायर करते हैं, कंपनीज भी को साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर चाहिए, क्योंकि क्राइम उनके साथ भी होता है, उनके यहाँ फ्रॉड हो रहे हैं, उनके यहाँ भी सारे तरह के डेटा चोरी के मामले आते हैं, तो उनको भी इन्वेस्टिगेटर्स चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छा कैरियर है, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। हाँ, लोगों को इसके बारे में कम पता है। लोग, जो आपने बिल्कुल सही बात कही कि यूथ को अभी बहुत पता नहीं कि इस कैरियर में कहाँ तक पहुंच सकते हो आप और कहाँ कहाँ जॉब मिलती है। लेकिन आप थोड़ा सा आप सर्च करेंगे, अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि ऑलमोस्ट हर सेक्टर में साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर या साइबर एक्सपर्ट चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि आप किसी भी, क्योंकि जितनी ज्यादा दुनिया टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रही है उतने ज्यादा ये अपराध भी बढ़ रहे हैं और युवा कहीं ना कहीं इस फील्ड से थोड़ा अछूता रह रहा है। क्योंकि मनीष जी, अब देखिए, कहीं ना कहीं युवा हर क्षेत्र में तो जा रहा है लेकिन इस क्षेत्र में नहीं पहुंच पा रहा है या फिर अपनी जागरूकता या अपना रुझान इस तरफ नहीं कर रहा है। देखिए, अभी ये बात नहीं है कि युवा इस क्षेत्र में नहीं जा रहा है, युवाओं जो बहुत से क्षेत्र में जा रहा है जी, परंतु बात यह इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल पे नहीं है हमारे यहाँ कि हम एक डिस्ट्रिक्ट में एक साइबर सेल का थाना है, एक डिस्ट्रिक्ट में एक साइबर सेल, और कंप्लेंट आ रही है 5000। तो एक थाना, एक साइबर सेल में, एक डिस्ट्रिक्ट में 10-15 पुलिस वाले या जो भी कुछ है वो कैसे मैनेज करेंगे? तो हमको इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की जरूरत है। साइबर सेल एक वेल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। 420 के लिए आपने एक छोटे क्राइम जो हैं उनके लिए एक 50-100 पुलिस वाले रखे हुए हैं, पर एक इतने बड़े वेल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए जिसकी 5000 कंप्लेंट रोज आ रही है, उसके लिए आपने 15 या 20 लोगों की एक टीम बना रखी है, वो भी हर एक डिस्ट्रिक्ट में। तो उसको बढ़ाने की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की जरूरत है, लोगों को फॉरेंसिक एडवाइस देने की जरूरत है, लोगों को जागरूक करने की जरूरत है, जब भी आप इस क्राइम को रोक पाएंगे। वरना अगर इसी तरीके आप 5 साल बाद जाएंगे तो ये क्राइम ऑब्वियस सी बात है कि सरकार काम कर रही है, धीरे धीरे काम कर रही है। अभी आप देखेंगे कि 2-3 दिन पहले न्यूज आई थी कि एक ही व्यक्ति के 6000 सिम कार्ड उसी फोटो और उसी आईडी चल रहे थे जो सरकार ने ब्लॉक किए। तो इस तरह लोगों को जागरूक करने की भी आवश्यकता है और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की आवश्यकता है अगर इस क्राइम को रोकना है तो। नहीं तो ये आने वाले समय में, आज आप कह रहे हैं 18 लाख,
कल आपके पास ये 50 लाख कंप्लेंट होंगी। बिल्कुल मनीष जी, देखिए रोकने के लिए साइबर एक्सपर्ट की टीम भी बढ़ाना है। अगर हम लॉ की बात करें तो उसमें क्या चेंजेस होने चाहिए, क्या एड ऑन होना चाहिए जिसके जरिए हम लगाम लगा सकें? देखिए लॉ की बात यह है कि लॉ में भरपूर प्रावधान है। किसी को कोई अगर ऐसी गलती करता है तो उसको ऑफेंस और उसके लिए पनिशमेंट के लिए 10 साल तक की सजा है, बहुत सजा है, परंतु पहले व्यक्ति को पकड़ा जाना चाहिए। इंप्लीमेंट तो लॉ का बाद में होगा, परंतु जब तक पकड़ा ही नहीं जा रहा तो आप इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, आप कैसे चार्ज करेंगे उसको? तो पहले तो इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से हमारे पास ऐसे संसाधन नहीं है कि हम उसके खिलाफ एक उपयोगी इन्वेस्टिगेशन कर सके। उसके खिलाफ अगर कोई पकड़ा भी जाता है तो उसके खिलाफ हम सबूत इकट्ठा कर सके, क्योंकि उसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एक साइबर एक्सपर्ट चाहिए, एक पूरी फॉरेंसिक टीम चाहिए, जो अभी इस वक्त हमारे लोगों के पास नहीं है। ये लोगों को जानना पड़ेगा और ये सच्चाई है इस वक्त। बिल्कुल, क्योंकि अब कहीं ना कहीं कमी तो सब तरफ से देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं जागरूकता की लोगों में भी कमी है अमित जी, और इसके साथ ही अगर बात की जाए तो हमारी टीम की भी कमी है कि उतना हमारे पास मैन पावर नहीं है कि इस पर लगाम लगाई जा सके। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए और ये अवेयरनेस जो है ना स्कूल लेवल से शुरू करनी होगी जी, और फिर हर लेवल पर अलग अलग तरह की अवेयरनेस फैलानी होगी, और इसमें बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट चाहिए, एनजीओज का भी चाहिए, टीवी चैनल्स का भी चाहिए, मीडिया का भी चाहिए, पुलिस का भी चाहिए, कॉर्पोरेट्स का भी चाहिए, और हर एक कंपनी के अपने एम्प्लॉयज को भी ट्रेन करना होगा। तो ये मल्टीपल लेवल पर जब शुरू होगा तब जाके हम पहुंच पाएंगे। गाँव में अलग लेवल से पहुंचना है, आंगनबाड़ीज हैं जो हमारे जो गांव के डिपार्टमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे सरपंच वगैरह, वहां से भी लेना पड़ेगा एंगेजमेंट, तब जाके ये हर जगह पहुंचेगा। क्योंकि साइबर क्राइम कहीं भी होता है, साइबर क्राइम सिर्फ मेट्रोज में नहीं हो रहा है। गांव के लोग ज्यादा लूट रहे हैं, उनको तो बिल्कुल भी नहीं पता कि क्या ओटीपी होता है और क्यों नहीं देना है, और लिंक क्यों क्लिक करा दिया, और इस पर क्या क्या हो सकता था। तो वो बेचारे ज्यादा मुसीबत में हैं, और उनके 2000 5000 भी चले जाते हैं तो उसकी सुनवाई कहीं होती नहीं। तो मेरे ख्याल से वहां पहले अवेयरनेस होना चाहिए, उसके बाद भले ही मेट्रो में हो जाए। मेट्रो वाला कम से कम पुलिस तक पहुंच तो जाता है, वहां तो वो पुलिस तक भी नहीं पहुंच पाते। तो पहले शुरुआत किया जाए वहां से, और कोई सिस्टम गवर्नमेंट को देना होगा, उसके लिए स्पेशल बजट एलोकेट करने होंगे कि हर गांव में, हर जो टियर 2 सिटीज हैं वहां पर सबसे पहले एक बहुत ही एग्रेसिव लेवल पर कैंपेन स्टार्ट किया जाए, और उसमें मीडिया वालों को साथ में लिया जाए, क्योंकि हर कोई कम से कम इंटरनेट पर जो डिजिटल सोशल मीडिया वगैरह पर है, तो उसको वहां के थ्रू जब तक बात पहुंचाई जाएगी तब जाके मेरे ख्याल से साइबर क्रिमिनल्स के हौसले पस्त होंगे और रुकेंगे। वरना ये जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, बिल्कुल सही कहा उन्होंने, 50 लाख हो जाएगा आंख पर झपकते हुए, पता भी नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। फिलहाल आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, साइबर क्राइम से जुड़ी हर अपडेट देने के लिए, क्योंकि अब जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को सावधान होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि अब जिस तरह से साइबर क्राइम के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लोगों में दहशत भी लगातार फैल रही है, और कहीं ना कहीं ऑनलाइन पेमेंट को टाल रहे हैं, डिजिटल पेमेंट से दूरी बना रहे लोग। यहाँ पर डरने की नहीं, बस सावधान रहने की जरूरत है। यदि आप सावधान और सतर्क रहेंगे तो साइबर अपराध से बच सकते हैं। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए GK24/7 न्यूज। नमस्कार।